बाप की जुड़वां बेटियां। रुपेश और काजल की शादी को 1 बरस बीत चुका था। दोनों के बीच काफी प्यार था। वक्त आया जब काजल गर्भवती हुई और मुस्कुराते हुए वो अपने पति से कहती है, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे भी बताओ अपनी इस खिलती मुस्कान का कारण। बहुत जल्द हमारे घर नन्हा मेहमान आने वाला है। आप पिता बनने वाले हैं। सच में? काजल, आज तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। हम 2 से 3 होने वाले हैं। समय गुजरने के साथ काजल की गर्भावस्था को 9 महीने पूरे होने के साथ उसे दर्द शुरू होता है, जिसे देख रुपेश उसे जल्दी से अस्पताल ले जाता है, जहां डॉक्टर रुपेश को बताते हैं, आपकी पत्नी के पेट में 2 जुड़वा बच्चे हैं। उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वो उन बच्चों को जन्म दे सके और अब आपकी पत्नी को बचाना बड़ा मुश्किल है। आखिरी बार आप उससे मिल लीजिए। रुपेश आंसू बहाते हुए अपनी पत्नी के पास आकर कहता है, काजल, तुम मुझे यूं बीच राह में छोड़कर नहीं जा सकती। रुपेश, मैं आपसे दूर कहाँ जा रही हूँ? अपनी निशानियाँ आपकी झोली में डालते जा रही हूँ। उनका ख्याल रखना। बच्चों को जन्म देते वक्त काजल दम तोड़ देती है, पर रुपेश के दोनों जुड़वा बेटियां सही सलामत उसके हाथों में आ जाती हैं और रुपेश को जीने की हिम्मत मिल जाती है। फिर वो कहता है, आज से तुम दोनों ही मेरी दुनिया हो, मेरी शहजादियों। मैं तुम्हें खूब प्यार दुलार दूंगा। आज से तुम्हारा नाम है रिद्धि और सिद्धि। समय की रफ्तार तेजी से गुजरने लगती है और रुपेश एक माँ की तरह अपनी जुड़वा बेटियों की देखभाल करता है। वक्त के साथ अब रुपेश की जुड़वा बेटियां 5 बरस की हो जाती हैं। एक रोज रुपेश काम के सिलसिले में गांव से बाहर जाता है और लौटते वक्त कहता है, काफी रात हो गई है, मेरी दोनों बेटियां डर रही होंगी, मुझे जल्दी से घर पहुंचना होगा। पिता होने के नाते वो बेटियों के मुंह में हड़बड़ाहट में गाड़ी की रफ्तार एकदम तेज करके आगे बढ़ने लगता है कि अचानक उसकी गाड़ी एक बड़े ट्रक से टकराकर संतुलन से बाहर हो जाती है और एक खाई में नीचे गिर जाती है, जिसके बाद गाड़ी और रुपेश दोनों के चिथड़े उड़ जाते हैं। रुपेश की आत्मा एक भूत बनकर खाई से बाहर निकलकर कहती है, नहीं नहीं, मैं मर नहीं सकता। अब मेरी बेटियों की परवरिश कौन करेगा? मुझे प्रकृति के दायरे तोड़कर जाना ही होगा, क्योंकि अभी मैं मजबूर हूँ। मेरी नन्ही बेटियों का मेरे सिवा कोई सहारा नहीं। अभी मैं मुक्त नहीं हो सकता। ईश्वर। भूत बना रुपेश के शरीर से खून की धाराएं सड़क को सराबोर कर रही थीं, पर उसे अपने जख्म से ज्यादा अपनी बेटियों की चिंता सता रही थी। भूत अपनी शक्तियों से खून के बहाव को रोककर चक्रवाती बवंडर में ढलकर उड़कर गांव पहुंचता है, जहां भूत झुंड में बैठे लोगों को नजर नहीं आता और उनके बीच से गुजरकर अपने घर पहुंचता है। तभी उसकी दोनों बेटियां उसके गले लगकर कहती हैं, पिताजी, आप कहाँ रह गए थे? मेरी बच्चियों, तुम्हारा पिता एक बहुत ही बड़े तूफान में फंस गया था, पर मैं आ गया हूं ना, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। फिर भूत अपनी जुड़वा बेटियों को खिला पिलाकर सुलाते हुए कहता है, क्या मेरी जुड़वा बेटियों को मेरा भूतिया रूप देखकर मुझसे जरा भी डर नहीं लगा, या फिर अभी इन्हें संसार से परे दूसरी दुनिया की पहचान नहीं है? मैंने काजल से जब तक मेरी भोली बेटियां समझदार नहीं हो जाती, मुझे यहां रहने के लिए कहा है। भूत उनका ख्याल रखता है, उन्हें घुमाने फिराने ले जाता है और उनकी सारी ख्वाहिशों को पूरा किया करता। पर अब धीरे धीरे भूत के किस्से गांव में महामारी की तरह फैल जाते हैं और गांव वाले बात करते हुए कहते हैं, अरे सुरेखा, सुना है कि उन दोनों जुड़वा बेटियों का पिता मरकर भी उनकी देखभाल करता है। अरे ये एकदम सच बात है विमला बहन। कल मेरे पति बाहर गए थे तो उन्होंने देखा कि भूत अपनी बेटियों के लिए बर्फ का गोला बनवा रहा था और बर्फ वाला डर के मारे अपना ठेला छोड़कर भाग गया। अरे इतना ही नहीं, परसों मैंने भी गांव के पार्क में देखा कि दोनों जुड़वा बहनें झूले पर बैठी हुई थी और कोई इन्हें झूला झुला रहा था, पर मुझे कोई नजर नहीं आया। अरे वो इनका भूतिया बाप ही होगा। अब तो मुझे डर लगता है कि कहीं वो भूत हमारे बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। लगातार समय गुजरता है और भूत की जुड़वा बेटियां 10 बरस की होने को आ जाती हैं। दोनों बेटियां कहती हैं, पिताजी, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। क्या चाहिए मेरी दोनों परियों को अपने पिता से? कल हमारा जन्मदिन है। हम चाहते हैं कि सारे गांव वाले हमारे घर आएं। ये मुमकिन नहीं।
अगर गांव वाले यहाँ आए तो मेरी दोनों बेटियों के सामने मेरे भूत होने का रहस्य न खुल जाए, क्योंकि गांव वाले मेरी असलियत से वाकिफ हैं। पिताजी, आप क्या सोचने लगे? कुछ नहीं मेरी शहजादियों, मैं ये कह रहा था कि गांव वालों को यहाँ बुलाने की क्या जरूरत है, हम अपनी खुशियाँ आपस में ही बांट लेंगे। पिताजी, हमारा बहुत मन था कि सब लोग हमारे जन्मदिन पर आकर केक खाएं और डांस करें और हमारे लिए तोहफे लेकर आएं। ठीक है मेरी बेटियों, तुम्हारा पिता तुम्हारी इस जन्मदिन की ख्वाहिश को जरूर पूरा करेगा। भूत रात के अंधेरे में उन्हें सुलाकर गांव के बीचों बीच खड़ा होकर बवंडर मचाते हुए कहता है, सुन लो भीमपुर गांव के लोगों, कल मेरी दोनों जुड़वा बेटियों का 10वां जन्मदिन है। तुम सारे के सारे कल उनके जन्म के अवसर पर आमंत्रित हो। अगर किसी ने भी ना आने की गुस्ताखी की तो मैं उसके बच्चों को मौत की नींद सुला दूंगा। इसे खोखली धमकी मत समझना, वरना वर्षों अपने बच्चों की लाशें बटोरने से फुर्सत नहीं मिलेगी तुम्हें। फिर भूत वहां से गायब होकर अपने घर आ जाता है और अपनी आंखों की शक्ति और शैतानी हाथों के बल से पूरा घर गुब्बारों की लड़ियों से सजा देता है। अगली शाम सारा गांव भूत के कहर से डरकर जन्मोत्सव पर शामिल होता है और विमला कहती है, सुरेखा बहन, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं इस भूत ने इस रंग बिरंगे केक को भी अपने शैतानी खून और मांस से न बनाया हो। छी 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 छी, शुभ शुभ बोलो विमला, क्यों मुझ ब्राह्मण का धर्म भ्रष्ट करने पर तुली हो? कुछ साल और बीतने के बाद अब भूत की जुड़वा बेटियां 15 बरस की होने के साथ गांव का रवैया समझने बूझने लगती हैं और पिता से कहती हैं, पिताजी, आखिर क्या कारण है कि गांव वाले हमसे डरे सहमे हुए रहते हैं? ना कोई हमसे बात करना चाहता है, सभी हमसे ऐसे दूर भागते हैं जैसे हम कोई खतरनाक भूत हो। ना हमारा किसी विश्वविद्यालय में एडमिशन हो रहा है। आखिर क्यों? आज हमें इन सभी सवालों का जवाब चाहिए। वक्त आ गया है मेरा खौफनाक सच तुम्हारे सामने लाने का। ऐसा कहकर भूत अपने सर्वशक्तिशाली खौफनाक रूप में आ जाता है और उसके चेहरे से खून टपकने लगता है। उसकी लाल आंखें, लंबे हाथ और बिगड़ी सूरत देखकर दोनों डरकर कदम पीछे करके कहती है, ये तो भूत है। सही पहचाना, तुम्हारा पिता एक भूत है, इसलिए गांव वाले मेरे ही खौफ के कारण न तुमसे बात करते हैं और न तुम्हें अपने पास आने देते हैं। पिताजी, अब हम बड़े हो चुके हैं, इसीलिए हम अपना ख्याल रख सकते हैं। आप हमें बताइए कि आपको इस भूत श्रेणी से कैसे मुक्ति मिलेगी? मैं इतने साल से सिर्फ तुम दोनों के सयाने होने की खातिर ये दोहरी जिंदगी जी रहा था, क्योंकि मैं पिता के मोहजाल में जकड़ा हुआ था। पर अब मेरा कर्तव्य खत्म हुआ, इसलिए मैं इस इंसानी दुनिया से खुद को मुक्त करता हूँ। बेटियों से बिछड़ने के गम में भूत खून के आंसू रोते हुए आसमान में गायब हो जाता है और उस दिन के बाद से वो भूत फिर कभी किसी को नजर नहीं आता और दोनों जुड़वा बहनें अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। चुड़ैल का तरबूज रस हैंडपंप। तरबूज ले लो तरबूज, ताजे ताजे तरबूज, रसीले रसीले तरबूज, तरबूज तरबूज। अरे ओ तरबूज वाली, रुक जा जरा, बता तो सही कैसे दे रही है तरबूज? माँ जी 40 रुपए किलो बेच रही हूँ, बताओ कितना तोल दूं? गर्मी में तो तरबूज खाने का मजा ही कुछ और है। चल 2 किलो तरबूज तोल दे। शीतल 2 किलो तरबूज बूढ़ी औरत को देकर बाकी के तरबूज आगे बेचने के लिए निकल जाती है, जिसके बाद आगे जाकर अचानक से उसकी तरबूज की रेडी एक पत्थर से टकरा जाती है, जिसके बाद उसके सभी तरबूज रेडी से नीचे गिर जाते हैं। हे भगवान, एक तो इतनी कड़ी धूप, ऊपर से इतनी गर्मी में ये तरबूज भी रास्ते में ही गिर गए। ऐसा कहकर शीतल अपने खरबूजों को उठाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से सड़क पर एक बहुत तेज कार आती है, जिसके बाद शीतल का उस कार से एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। शीतल एक्सीडेंट के दौरान बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। शीतल की थोड़ी थोड़ी सी आंखें खुली होती हैं और वो तड़पते हुए कहती है, पानी पानी, कोई मुझे पानी पिला दो, कोई मुझे हैंडपंप से पानी पिला दो। शीतल को अपनी बंद आंखों से सामने एक हैंडपंप दिखाई देता है, जिसके बाद वो रेंग रेंग कर जाने की कोशिश करती है, लेकिन जा नहीं पाती। अरे कोई मेरी मदद करो, मुझे पानी पिला दो, नहीं तो मैं यहीं तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। दरअसल एक्सीडेंट के दौरान शीतल के सिर पर चोट लग जाती है, जिसकी वजह से उसके सिर से खून निकलने लगता है।
एक तरफ शीतल की रेडी के सभी तरबूज यहाँ से वहां बिखर जाते हैं तो दूसरी तरफ बेचारी शीतल का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वहां से गुजरने वाला कोई भी व्यक्ति उसकी कोई मदद नहीं करता, जिसके बाद वो वहीं तड़प तड़प के मर जाती है। लेकिन मरने के बाद भी शीतल को उसकी आत्मा से मुक्ति नहीं मिलती और वो एक बहुत भयानक चुड़ैल बन जाती है। कितने निर्दयी लोग हैं इस दुनिया में, किसी को भी मेरी प्यास की कोई फिक्र ही नहीं है। आखिरकार मैं तड़प तड़प कर मर ही गई, किसी ने मेरी मदद नहीं की। ऊपर से अब मैं अपने परिवार से भी दूर हो गई हूँ, अब उनका ध्यान कौन रखेगा। तभी चुड़ैल की नजर उसके तरबूज और हैंडपंप पर पड़ती है, जिसके बाद उसको एक आइडिया आता है। अब जबकि मैं चुड़ैल बन चुकी हूँ तो क्यों ना चुड़ैल होने का कुछ फायदा उठाया जाए और हैंडपंप को एक तरबूज का रस वाला हैंडपंप बनाया जाए। चुड़ैल अपने गिरे हुए तरबूज में से एक तरबूज उठाती है और उसको अपनी शक्तियों के द्वारा हैंडपंप के नीचे भेज देती है, जिसके बाद देखते ही देखते वो तरबूज धरती के नीचे एक बहुत ही बड़े विशाल तरबूज में बदल जाता है और हैंडपंप से कनेक्ट हो जाता है। जैसे ही चुड़ैल उस हैंडपंप को चलाती है, उसके अंदर से तरबूज का जूस निकलने लगता है। मेरी मेहनत रंग लाई, आखिरकार मैंने एक जूस वाले हैंडपंप का आविष्कार कर ही दिया। अब मैं इसके जूस को बेचकर अपने परिवार को पालूंगी और उनकी जरूरत को पूरा करूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे अपना रूप बदलना होगा। चुड़ैल उसी समय अपना रूप बदल लेती है। आओ आओ गांव वालों, यहाँ आओ मेरे पास, तुम्हारे लिए एक खास चीज है। चुड़ैल के इतना कहते ही सभी लोग उसके पास इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके बाद वो हैंडपंप चलाना शुरू करती है। देखते ही देखते हैंडपंप के अंदर से तरबूज का रस निकलने लगता है। आओ गांव वालों, मेरे हैंडपंप से तरबूज का जूस पियो। हैंडपंप से तरबूज का जूस देखकर गांव के सभी लोग आकर्षित होते हैं और चुड़ैल से तरबूज का जूस खरीदने लगते हैं। देखते ही देखते चुड़ैल की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। आखिर मुझे कमाने का जरिया मिल ही गया, लेकिन मजा तो तब आएगा जब रात के 12 बज जाएंगे। इतना कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। देखते ही देखते रात होने लगती है और जैसे ही रात के 12 बजते हैं, चुड़ैल अपने हैंडपंप के पास आकर खड़ी हो जाती है। देखते ही देखते वहां जितने भी गांव के लोगों ने हैंडपंप से तरबूज का जूस निकलवा कर पिया था, वो वहीं सभी इकट्ठे हो जाते हैं। आ गए गांव वालों, जो तुमने मेरे साथ किया वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, उसका बदला तो मुझे तुम लोगों से लेना ही था। अब मैं तुम लोगों को तरबूज बनाकर हैंडपंप के अंदर डालूंगी, जिसके बाद हैंडपंप से तुम लोगों से बना हुआ तरबूज का जूस निकलेगा। देखते ही देखते चुड़ैल उन सभी लोगों को तरबूज बनाकर हैंडपंप के अंदर डाल देती है। ये सब गांव का एक बिरजू नाम का लड़का पेड़ के पीछे से छुपकर देख लेता है। हे भगवान, बाप रे बाप, ये तो एक बहुत भयानक चुड़ैल है। अगर ये इसी तरह गांव के लोगों को मारती रहेगी तो गांव का कोई भी आदमी नहीं बचेगा। मुझे इसके बारे में गांव वालों को बताना होगा। बिरजू वहां से छुपकर चला जाता है और जैसी सुबह होती है, वो गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है, अरे गांव वालों, अब क्या बताऊं तुम्हें, कल रात मैंने एक बहुत भयानक चुड़ैल देखी। हमारे गांव में जो हैंडपंप है और उसमें से जो तरबूज का जूस निकलता है, वो एक चुड़ैल निकाल रही है। क्या कहा? हैंडपंप से चुड़ैल तरबूज का जूस निकाल रही है? लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है? जैसे ही रात के 12 बजते हैं, चुड़ैल हैंडपंप के पास पहुंच जाती है और साथ ही साथ वहां पर वो लोग भी पहुंच जाते हैं जिन्होंने चुड़ैल से तरबूज का जूस लिया था। चुड़ैल उन लोगों को तरबूज बनाकर हैंडपंप के अंदर डाल देती है। हे प्रभु, भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हो? इसका मतलब वो चुड़ैल हमारे ही गांव के लोगों का तरबूज का जूस बनाकर हमें पिला रही है। अब हम उस चुड़ैल को इस गांव से कैसे भगाएं? आखिर वो ये सब क्यों कर रही है? उसे भगाने का कोई तो उपाय होगा ही। अब ये तो हमें तांत्रिक बाबा ही बता सकते हैं। चलो सभी उन्हीं के पास चलते हैं। बिरजू की बात मानकर गांव के सभी लोग उसके साथ इकट्ठा होकर तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाते हैं, जिसके बाद तांत्रिक बाबा उन्हें बताते हैं, अभी कुछ ही समय पहले एक दुर्घटना के दौरान उस औरत की उस जगह मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उसकी आत्मा यहाँ वहां भटकने लगी। उसे अपने परिवार की चिंता सता रही थी, जिसके बाद उसने अपने परिवार का ख्याल रखने के लिए हैंडपंप को ही एक तरबूज का जूस वाला हैंडपंप बना दिया। अब चुड़ैल गांव के लोगों से अपनी मौत का बदला ले रही है, क्योंकि मरते समय वो सभी से पानी मांग रही थी, लेकिन किसी ने भी उसे पानी नहीं दिया। बाबा, हमें उस चुड़ैल से छुटकारा कैसे मिलेगा? कोई तो उपाय बताओ। तांत्रिक बाबा गांव के सभी लोगों को चुड़ैल को भगाने का उपाय बताने लगते हैं, जिसे सुनकर गांव के सभी लोग ठीक रात के 12 बजने का इंतजार करते हैं
जैसे ही रात के 12 बजते हैं, गांव के सभी लोग हाथों में मशाल लिए हैंडपंप के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही चुड़ैल गांव के लोगों को देखती है, चुड़ैल उनसे कहती है, गांव वालों, तुम क्या यहाँ जबरदस्ती मरने आए हो क्या? नहीं चुड़ैल, हम लोग यहाँ तुझे मुक्ति दिलाने आए हैं। मेरी मर्जी के बिना तुम लोग मुझे यहाँ से मुक्ति नहीं दिला सकते। चुड़ैल के ये सुनने के बाद गांव के सभी लोग अपनी मशालों को हैंडपंप के ऊपर फेंक देते हैं, जिसके बाद हैंडपंप जलने लगता है। देखते ही देखते हैंडपंप के साथ चुड़ैल भी जलने लगती है। ये तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोग इस गलती का भुगतान भुगतोगे। मैं लौट कर जरूर आऊंगी और किसी को नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल जलकर वहां से मुक्त हो जाती है, जिसके बाद बिरजू कहता है, शुक्र है तांत्रिक बाबा ने हमें चुड़ैल के मरने का कारण बता दिया। इस चुड़ैल ने अपने शरीर को हैंडपंप के पास ही दफना दिया था ताकि उसे मुक्ति न मिले, और जैसे ही हमने हैंडपंप को जलाया, हैंडपंप के साथ साथ उसकी लाश भी जल गई और उसे मुक्ति मिल गई। लेकिन गांव वालों, एक बात याद रखना, कभी भी प्यासे को पानी के लिए मना नहीं करना चाहिए। अगर कोई दुख या तकलीफ में है तो हमेशा उसकी मदद करें, वरना उसकी आत्मा इसी तरह भटकती रहेगी।